नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम चैप्टर पर बात करने वाले हैं, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का चेहरा कैसा था। एक तरफ ये आज़ादी की एक बड़ी ताकत बना, लेकिन दूसरी तरफ यही विचार दुनिया पर कब्जा करने का एक खतरनाक हथियार भी बन गया। देखिए, यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसलिए इसकी पूरी कहानी यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझना एकदम क्रूशल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चलेंगे फ्रांसीसी क्रांति के दौर में, जहां पहली बार राष्ट्र या नेशन के आइडिया को एक साफ आवाज मिली। तो ये राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा इलाका है जहां के ज्यादातर लोग एक जैसी पहचान, एक जैसा इतिहास शेयर करते हैं और मिलकर अपने देश की किस्मत तय करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि पावर यानी संप्रभुता किसी एक राजा के हाथ से निकलकर सीधे लोगों के हाथ में आ गई, और इसे वैलिडेट करने के लिए अक्सर प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह का इस्तेमाल होता था, जिसमें लोग सीधे किसी प्रस्ताव पर वोट करते थे। ये तस्वीरें इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ क्रांति से पहले का फ्रांस है, जहां पहचानें छोटी छोटी लोकल थीं, और दूसरी तरफ है एक यूनिफाइड राष्ट्र जिसकी एक भाषा है, अपने सिंबल्स हैं। यही तो है एक राष्ट्र राज्य बनने का पूरा प्रोसेस। और फिर आता है नेपोलियन। 1804 का उसका नेपोलियन कोड एक गेम चेंजर था। इसने कानून के सामने सबको बराबर किया, प्रॉपर्टी के अधिकार को पक्का किया, और जो पुराने सामंती विशेषाधिकार थे उन्हें खत्म कर दिया। हाँ, ये सच है कि नेपोलियन का राज डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन उसके इन कानूनी सुधारों ने लिबरल आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया और पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती दी। अब इस पर एक प्रीलिम स्टाइल का सवाल बन सकता है, जैसे कि 1804 के नेपोलियन कोड की सबसे अहम खासियत क्या थी? इस तरह के सवाल सीधे सीधे आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि आपने सुधारों को और उनके असर को कितना समझा है। ठीक है, तो ये विचार तो फैल गया। अब देखते हैं कि कैसे ये चिंगारी पूरे महाद्वीप में क्रांतियों की एक आग में बदल गई। यहाँ पर दो बड़ी विचारधाराओं की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ था उदारवाद या लिबरलिज्म, जो आज़ादी, बराबरी और एक चुनी हुई सरकार की बात करता था, और दूसरी तरफ था रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म, जो राजशाही, पुरानी परंपराओं और बने बनाए सिस्टम को बचाना चाहता था। ये टकराव ही उस दौर की राजनीति का सेंटर पॉइंट था। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचार सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने पेरिस से लेकर एथेंस तक पूरे यूरोप में विद्रोहों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। तो 1848 में जो ये क्रांतियां हुई, उनके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ तो रोमांटिसिज्म जैसे कल्चरल मूवमेंट्स थे, जो भाषा और संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय पहचान बना रहे थे। दूसरी तरफ भयंकर आर्थिक तंगी थी, लोग भूखे थे, नौकरियां नहीं थी, और इन सब के ऊपर लोग संविधान और संसद जैसी लिबरल डिमांड्स कर रहे थे। इस पर एक बहुत अच्छा मेंस का सवाल बनता है। 1848 की क्रांतियां एक ऐसा मोड़ थीं जिस पर इतिहास मुड़ने में नाकाम रहा। चर्चा करें। इसमें आपको इन विद्रोहों की सफलताओं और अंत में उनकी विफलताओं का भी विश्लेषण करना होगा। 1848 की क्रांतियां भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुईं, लेकिन राष्ट्रवाद की आग बुझी नहीं। ये एक ऐसी ताकत बनी रही जिसने आगे चलकर दो बड़े और नए राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया। जर्मनी और इटली का एकीकरण। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ जर्मनी है, जिसका एकीकरण प्रशा ने अपनी मिलिट्री पावर, अपनी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी से किया, और दूसरी तरफ इटली है, जिसका रास्ता ज्यादा मिला-जुला था, जिसमें डिप्लोमेसी भी थी और आम लोगों यानी सशस्त्र स्वयंसेवकों का भी बड़ा रोल था। ये दोनों ही राष्ट्र निर्माण के अलग-अलग मॉडल दिखाते हैं। अब राष्ट्र का विचार तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना? तो इसे एक ठोस रूप देने के लिए कलाकारों ने नारी रूप को यानी फीमेल एलिगरीज का इस्तेमाल किया, जैसे फ्रांस के लिए मैरियन और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। इससे लोगों को राष्ट्र के साथ इमोशनली जुड़ने में मदद मिली, वो इसे अपनी पहचान मानने लगे।
तो अब तक तो राष्ट्रवाद एक पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ आता है, जहां इस उदारवादी विचार को बिल्कुल अलग और बुरे मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये तस्वीर उस बदलाव को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती है। 19वीं सदी के अंत तक बड़ी बड़ी ताकतें राष्ट्रवादी जोश का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करने लगीं। मतलब उपनिवेशों और अपने प्रभाव के लिए जो होड़ मची थी, उसे राष्ट्रवाद के नाम पर सही ठहराया जाने लगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि राष्ट्रवाद अब लोगों को आजाद करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये संकीर्ण और आक्रामक हो गया। ये एक ऐसा हथियार बन गया जिससे देश एक दूसरे से मुकाबला करते थे, एक दूसरे पर हावी होना चाहते थे। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण हमें बाल्कन में देखने को मिलता है। ये इलाका जो कमजोर हो रहे ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, यहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। इनकी राष्ट्रवादी इच्छाएं रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं से टकराईं, और इसी वजह से ये इलाका यूरोप का बारूद का ढेर बन गया, जो आगे चलकर सीधे पहले विश्व युद्ध की वजह बना। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे परीक्षा के नजरिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने में मदद करेंगे। ये 5 तारीखें बहुत जरूरी हैं। 1804 नेपोलियन का सिविल कोड, 1830 से 1848 क्रांतियों का दौर, 1861 इटली का एकीकरण, 1871 जर्मनी का एकीकरण और 1914 पहले विश्व युद्ध की शुरुआत। ये तारीखें 19वीं सदी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की पूरी कहानी का फ्रेमवर्क है। और ये हैं कुछ जरूरी नाम और कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। व्यक्ति नेपोलियन, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेज़ीनी। और शब्द जनमत संग्रह, उदारवाद, रूढ़िवाद, रूमानियत और रूपक। और ये चार्ट हमारी पूरी चर्चा का सार है। राष्ट्रवाद के 2 चेहरे, एक तरफ ये एक उदारवादी और जोड़ने वाली ताकत थी, और दूसरी तरफ ये एक आक्रामक और साम्राज्यवादी ताकत बन गई। और आखिर में मेंस की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल। 19वीं सदी के राष्ट्र राज्य के विचार ने एक ही साथ निर्माण और विनाश दोनों कैसे किया? ये सवाल राष्ट्रवाद की इस पूरी जटिल कहानी को बहुत अच्छे से समेटता है, और इस पर उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद होगा।